दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द जीनियस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे जंतु विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जूलॉजी। इससे पहले हम पिछले लेक्चर में हम आप लोगों को बताए थे कि जंतु विज्ञान क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान कहलाता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल से अब तक जंतु विज्ञान का इतिहास कैसा रहा, कैसे धीरे धीरे विकास हुआ और इस विकास का क्रम क्या है। सर्वप्रथम जब प्राचीन काल में मानव सिर्फ उन्हीं जंतुओं से अपना संबंध रखता था या उन्हीं जंतुओं के बारे में जानता था जिस जंतु को वह मारता था, जिसे जंतु को मारने के बाद उन्हें भोजन, वस्त्र तथा अन्य उपयोगी सामग्री प्राप्त करता था। धीरे धीरे सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, जिसके कारण मानव जो है कुछ जंतुओं का पालन आरंभ किया। ये पालन उन्हें कई प्रकार से बेनिफिशियल था, लाभदायक था। जैसे कि कुत्ता, जिसका उपयोग वो लोग जानवरों को पकड़ने में करते थे, और अन्य जैसे भेड़, बकरी, गाय, इन सब का उपयोग उन्होंने दूध और मांस के लिए करते थे। तो प्राचीन काल में फिर उसके कुछ समय बाद 1500 ईसा पूर्व में मिस्रवासियों के द्वारा जंतुओं के मल मूत्र एवं उनके अंगों का उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता था। 1500 ईसा पूर्व में मिस्र के जो वासी थे उनके द्वारा जंतु के जो अंग हैं और उनके जो मल मूत्र हैं उनका उपयोग विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में किया जाता था। ये मिस्र देश एक देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में है। यहाँ के पिरामिड और यहाँ की जो नील नदी है काफ़ी फेमस है। इसके बाद 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीस के दार्शनिकों द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है उस पुस्तक का क्या नाम है? ग्रीक चिकित्सा शास्त्र, जिसमें विभिन्न प्रकार के जंतु जो खाने योग्य थे उनका वर्णन किया गया है। ये पुस्तक का नाम है ग्रीक चिकित्सा शास्त्र में, जिसमें खाने योग्य जंतु जो थे उनका वर्णन किया गया है, उनके बारे में लिखा गया है। इसके बाद हिप्पोक्रेटस नामक दार्शनिक ने जिनका जन्म हुआ था 460 BC और इनकी मृत्यु जो हुई थी 370 BC। इन्होंने सर्वप्रथम मानव रोगों पर लेख लिखे। सर्वप्रथम मानव रोगों पर लेख लिखे। यानी सर्वप्रथम मानव रोगों को पर जो वर्णन करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था हिप्पोक्रेटस। सबसे पहले मानव रोगों को इन्होंने लिखा था, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? इसलिए इन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। इसलिए हिप्पोक्रेटस साहब जो हैं, हिप्पोक्रेटस महोदय, इनको चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। और जब
कोई भी विद्यार्थी जो चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययन कर रहा है, चाहे वो नीट का स्टूडेंट हो या पहले जो सीपीएमटी के नाम से था, जब वो लोग करते हैं तो उनको इन्हीं की शपथ दिलाई जाती है। हिप्पोक्रेटस की, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो चिकित्सा शास्त्र के विज्ञान चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को आज भी इनकी शपथ दिलाई जाती है। फिर इनके बाद कुछ समय बाद एक और ग्रीस के महान दार्शनिक, ग्रीस देश के महान दार्शनिक अरस्तु जिनको इंग्लिश में कहते हैं अरिस्टोटल, इनका जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व और इनकी मृत्यु हुई थी 322 ईसा पूर्व। इनके बाद इनका जन्म जो हुआ था 460 बीसी में और इनकी मृत्यु हुई थी 370 बीसी में। इनके कुछ समय बाद अरस्तु महोदय आए, जिनका जन्म हुआ 384 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 322 ईसा पूर्व में। ये ग्रीस देश के थे। यहीं की जो भाषा है, हम कल बताए थे लोगों को, ग्रीक भाषा है। ग्रीस देश की जो भाषा है उसका नाम क्या है? ग्रीक भाषा। अरस्तु महोदय ने सबसे पहले जंतुओं का वर्गीकरण किया, जंतुओं का वर्गीकरण, उनके स्वभाव रचना तथा जनन के आधार पर किया। जंतुओं का वर्गीकरण स्वभाव रचना तथा जनन के आधार पर किया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अरस्तु जी ने एक पुस्तक लिखी थी, जिनकी पुस्तक का नाम था जंतु इतिहास। अरस्तु की जो पुस्तक है उसका नाम है जंतु इतिहास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोरिया एनिमलियम। इस पुस्तक में इन्होंने, इसी पुस्तक में जो हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक है, इसी में इन्होंने जंतुओं का वर्गीकरण किया था, जिसमें 500 जंतुओं का वर्गीकरण किया। इन्होंने 500 जंतुओं का वर्गीकरण अपनी पुस्तक जंतु इतिहास में जंतुओं के स्वभाव, रचना तथा जनन के आधार पर किया। इसके अलावा उन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया था, जो है कि मुर्गी के जो अंडे होते हैं, मुर्गी के अंडों में भ्रूणीय विकास का वर्णन किया। यानी जो मुर्गी के अंडों का विकास होता है भ्रूण में, उसका वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु ने किया। इसीलिए अरस्तु को इन्होंने सर्वप्रथम जंतुओं का, उनकी स्वभाव, रचना और जनन के आधार पर वर्गीकरण किया था, जिनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जंतु इतिहास। इस पुस्तक में इन्होंने 500 जंतुओं का वर्णन किया था। इसके अलावा मुर्गी के जो अंडों का भ्रूणीय विकास होता है, उसका भी वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु जी ने किया था। इसीलिए अरस्तु को विज्ञान का, जीव विज्ञान का तथा जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक। इंग्लिश में से हम कह सकते हैं कि फादर ऑफ साइंस
बायोलॉजी एंड जूलॉजी। जो अरस्तु महोदय हैं, ये विज्ञान के, जीव विज्ञान के और जंतु विज्ञान के पिता हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में सबसे पहले और सर्वाधिक कार्य करने वाले वैज्ञानिक अरस्तु ही थे। जंतु विज्ञान के संक्षिप्त इतिहास अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सबसे पहले धन्वंतरी प्राचीन काल में आए थे। धन्वंतरी, इन्हें गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, धन्वंतरी जी को गॉड ऑफ मेडिसिन, गॉड ऑफ मेडिसिन, गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। इनके बाद कुछ समय के बाद यानी 2500 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व में भारत में जो है 2500 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व में कई हिंदू धर्म ग्रंथों की रचना हुई, जिन्हें हम वेद के नाम से जानते हैं। इन्हें वेद के नाम से, वेद, वेदास के नाम से जानते हैं, के नाम से। इन वेदों में, जिनकी संख्या 4 है, पहला क्रम ऋग्वेद, ऋग्वेद, दूसरे सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, और नंबर 4 अथर्ववेद। इसमें से जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन, और जो अथर्ववेद है ये सबसे नवीन या सबसे आधुनिक। पूछेगा कि सबसे आधुनिक वेद कौन है, तो अथर्ववेद, और सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो ऋग्वेद। इन ग्रंथों की रचना 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व में हुई, जिसमें से इनमें 740 वनस्पतियों का और 250 जंतुओं का वर्णन है, जंतुओं का वर्णन है। यानी जो वेद हैं, इन वेदों में 740 वनस्पतियों का वर्णन किया गया है और 250 जंतुओं का वर्णन किया गया है। अब इसके कुछ समय बाद और 600 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में एक भारतीय दार्शनिक आए जिनका नाम है सुश्राता, सुश्राता, जिन्होंने अपनी पुस्तक, उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सुश्राता संहिता, सुश्राता संहिता। इन्होंने अपनी पुस्तक सुश्राता संहिता में सबसे पहले मानव की संरचना, अपनी पुस्तक सुश्राता संहिता में सबसे पहले मानव की संरचना, तथा शल्य क्रिया, शल्य क्रिया जिसे हम इंग्लिश में सर्जरी कहते हैं, इंग्लिश में सर्जरी कहते हैं, सर्जरी, सर्जरी। सबसे पहले मानव जो संरचना है उसके बारे में, और जो सर्जरी है इसके बारे में सबसे पहले सुश्राता ने बताया था। और इन्होंने मनुष्य की नाक जो होती है, नाक, नाक का, आंख की तथा कृत्रिम अंगों
कृत्रिम अंगों आदि के जो नाक, आंख और कृत्रिम अंग जो है इनकी चेंज करने की, यानी इनके कृत्रिम अंग इनके स्थान पर लगाने की बात सबसे पहले किसने कही थी? सुश्रुता ने कही थी कि जो मानव की शल्य क्रिया होती है यानी सर्जरी है तो उसकी, और आंख नाक के स्थान पर कृत्रिम अंग का उपयोग करना, जैसे कि आजकल रोबोट बन रहे हैं जिसमें कि उनके सभी अंग जो क्या होते हैं, कृत्रिम होते हैं, उनका उपयोग करने की बात सबसे पहले सुश्रुता ने कही थी। इसीलिए सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। चलो, इसीलिए सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। दो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में कई बार पूछा है, नीट के एग्जाम में, जो कि सबसे पहले नाक की सर्जरी किसने की थी? सबसे पहले नाक की सर्जरी करने वाले साइंटिस्ट या दार्शनिक कौन थे? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले लीच का उपयोग, लीच मतलब जोंक, लीच जोंक, जोंक का उपयोग करके ब्लड क्लॉटिंग करने वाले दार्शनिक या वैज्ञानिक कौन थे? ये दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले नाक का कृत्रिम सर्जरी किसने की थी, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले लीच माने जोंक का उपयोग करके ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त स्कंदन मतलब खून का बहना बंद करना किसने किया था? तो ये इस दोनों का आंसर है सुश्रुता। सुश्रुता ने सबसे पहले नाक की सर्जरी की थी, और दूसरा जोंक का उपयोग करके, नॉन पॉइजनस जोंक का उपयोग करके, जो बिना जहर वाली होती है, जहरीली नहीं, जहर विहीन, लीच का उपयोग करके ब्लड क्लॉटिंग रक्त स्कंदन सबसे पहले सुश्रुता ने किया था। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं। इनके बाद 100 BC यानी ईसा पूर्व में भारतीय वैज्ञानिक आए थे, या जिन्हें हम कह सकते हैं चरक, इनका नाम था चरक। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है चरक संहिता। इनकी पुस्तक का क्या नाम? चरक की पुस्तक का नाम है चरक संहिता। और सबसे पहले पूरे विश्व में सबसे पहले डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी का कंसेप्ट दिया था। यानी चरक महोदय ने सबसे पहले डाइजेशन, जिसकी हिंदी होती है पाचन, मेटाबॉलिज्म, उपापचय और इम्यूनिटी प्रतिरक्षा, इसको हम लिख सकते हैं पाचन, इसका मतलब उपापचय, हिंदी होती है उपापचय और प्रतिरक्षा। इनका कंसेप्ट डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी का कंसेप्ट सबसे पहले चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता में की थी। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद ये इन्हीं की पुस्तक चरक संहिता पर बेस्ड है। इनकी पुस्तक चरक संहिता, चरक संहिता पर, इनकी पुस्तक चरक संहिता पर बेस्ड है। जैसे कि जो हम लोग दवा लेते हैं इसमें से एक होती है एलोपैथ, एक होम्योपैथ और एक आयुर्वेद। तो जो आयुर्वेद वाली होती है जड़ी बूटी, वो चरक संहिता के, इनकी पुस्तक जो है चरक संहिता उसी पर बेस्ड है, उसी पर आधारित है।
तो ये हो गया आपका इंडियन कॉन्सेप्ट, इंडियन परिप्रेक्ष्य में जंतु विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास। इसके बाद प्लाइनी आए। प्लाइनी ये 23, इनका जन्म 23 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 79 ईस्वी में हुई थी। इसके पहले सब ईसा पूर्व था, यहाँ से ईस्वी में। इन्होंने प्रकृति विज्ञान नामक बृहद ग्रंथ लिखा, बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, जिसका नाम था प्रकृति विज्ञान, जिसे इन्होंने 37 भागों में लिखा था। प्रकृति विज्ञान को इन्होंने 37 भागों में प्रकाशित किया या लिखा था। ये बहुत बड़ा ग्रंथ था, जो 23 ईस्वी में इनकी जन्म हुई और 79 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इसके बाद एक आए गैलेन। इनका गैलेन का जन्म हुआ था 200 ईस्वी में, 130 ईस्वी में। गैलेन का जन्म 130 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 200 ईस्वी में। गैलेन महोदय जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जंतुओं की आंतरिक अंगों की कार्यकी पर प्रयोग किया, जंतुओं के आंतरिक अंगों की कार्यकी पर प्रयोग किया, यानी जो इंटरनल फिजियोलॉजी होती है, फिजियोलॉजी जिसे हम आंतरिक कार्यकी कहते हैं, आंतरिक कार्यकी, आंतरिक कार्यकी यानी इंटरनल फिजियोलॉजी पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, यानी प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट। गैलेन ने जंतुओं की आंतरिक कार्यकी, जंतुओं की आंतरिक कार्यकी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में इंटरनल फिजियोलॉजी पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, सबसे पहले प्रयोग किया था। इसीलिए इनको फादर ऑफ, गैलेन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी, प्रयोगात्मक कार्यकी का पिता, अगर हिंदी में इसे कहें तो प्रयोगात्मक कार्यकी का प्रयोगात्मक कार्यकी का पिता गैलेन महोदय को, जो गैलेन है, इनको प्रयोगात्मक कार्यकी का पिता, इसे इंग्लिश में कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी, क्योंकि सबसे पहले जो जंतुओं के आंतरिक अंग होते हैं, अंदर के अंग होते हैं, उनकी कार्यकी पर, उनकी फिजियोलॉजी पर सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? गैलेन ने किया था। इसके बाद लगभग 1000 वर्षों तक विज्ञान की प्रगति नहीं हुई। इसके बाद लगभग 1000 वर्षों तक विज्ञान की प्रगति नहीं बल्कि अवनति हुई, जिसे विज्ञान का अंधकार युग कहते हैं। इसके बाद लगभग 1000 वर्षों तक विज्ञान की प्रगति नहीं हुई, जिसे विज्ञान का अंधकार युग कहते हैं। विज्ञान का अंधकार युग, कहते हैं। वैसे इंग्लिश में हम कहना चाहें तो डार्क एज ऑफ साइंस, डार्क एज ऑफ साइंस, यानी जो ये समय था 200 ईस्वी के बाद का जो समय था, 200 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, यानी 1000 वर्षों तक
200 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक, यानी जो 1000 इसके बीच में जो गैप है 1000 वर्षों तक, विज्ञान के क्षेत्र में कोई खोज नहीं हुई, कोई रचना नहीं हुई, कोई भी कार्य नहीं हुआ। इसी को हम कहते हैं डार्क एज ऑफ साइंस, विज्ञान के अंधकार का युग कहते हैं। फिर इसके बाद 1200 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैग्नस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इस पुस्तक का नाम था जंतुओं पर, इंग्लिश में कहते हैं ऑन एनिमल। जंतुओं पर 1200 ईस्वी में मैग्नस ने जंतुओं पर, जिस पुस्तक का नाम था, उनकी पुस्तक का नाम ही जंतुओं पर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑन एनिमल, जंतुओं पर, इसी पुस्तक की रचना की। इसके साथ ही, इस पुस्तक की रचना के साथ ही जंतु विज्ञान का पुनर्जागरण हुआ या साइंस का पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण का मतलब फिर से खोज आरंभ हुई। और कुछ समय बाद यानी 15वीं शताब्दी में, जिससे हम कई रचनाएं हुई जंतु विज्ञान के क्षेत्र में। 15वीं शताब्दी में कई रचनाएं हुई। इसके बाद 16वीं शताब्दी में यानी 1590 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे जैकेरियस जॉनसन। इन्होंने अपने पिता, इनके पिता का नाम है हैंस जॉनसन या जैनसन, दोनों लिखते हैं, जॉनसन लिखते हैं। जैकेरियस जॉनसन ने अपने पिता हैंस जॉनसन के साथ मिलकर 1590 ईस्वी में संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी बनाया। संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? जो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए काम में लाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद, जो 16वीं शताब्दी में हुई थी, यानी 1590 में हुई थी, इसकी खोज के बाद विज्ञान या हम कह सकते हैं जंतु विज्ञान के क्षेत्र में और जो खोजें हैं उनका रास्ता साफ हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा खोजें हुई। ये जो सूक्ष्मदर्शी है, ये विज्ञान के लिए या जंतु विज्ञान के लिए वरदान साबित हुई। तो इसके बाद बहुत सारे खोजें हुई, जैसे कि इसी के बाद 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। इसके कुछ दिनों के बाद ल्यूएनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की। इस प्रकार इस सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार हो जाने के बाद ढेर सारी खोजें प्रारंभ हुई और तीव्र गति से विकास हुआ जंतु विज्ञान का।